नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। अपने मैनिफेस्टो में तृणमूल कांग्रेस ने कई ऐसे वादे किए हैं जो सीधे चुनाव में जनता को प्रभावित कर सकता है। इस पर आज हम बात करेंगे क्या क्या वादे हैं। मेरे साथ रोजाना की तरह हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। सर, सीधे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से बात की है एनआरसी, यूसीसी और सीएए को वापस लेने की और वहाँ पर लागू नहीं होने देने की, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, धन्यवाद नरेश जी। जिस तरह से वेस्ट बंगाल का जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्टेट है जहां पर 40+ सीट्स हैं जी। तो इस वजह से, और इंडिया ब्लॉक से जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने को फिलहाल जो है अलग रखा, कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उनका पूरा का पूरा वो है एम्फेसिस है जी। कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़े और मैक्सिमम सीट जीते। जी। इसी वजह से आज उनका जो मैनिफेस्टो है, जिसको की नाम दिया गया है दीदीर शपथ। जी। दीदीर शपथ बंगाली में यानी उनकी जो शपथ पत्र, एक तरह से आप दीदी का शपथ कह सकते हैं। दीदी का शपथ पत्र। जी। पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल का चुनाव है दीदी वर्सेज रेस्ट हो गया है। जी। ममता बनर्जी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही हैं और बाकी लोग जो है अपने पार्टीज के साथ, जैसे कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़ रही है लेफ्ट के साथ में, और बीजेपी अपने अलाइज के साथ में वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी कमर कस चुकी हैं, और वो जो 3 मुद्दों की आपने बात कही, सीए, एनआरसी और यूसीसी, तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी में ये इसलिए एक तरह से निश्चय दिखाया है क्योंकि वहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल में 30% के ऊपर मुस्लिम वोट बैंक है। और ममता बनर्जी को आपने देखा होगा ईद के दिन भी जो जिस तरह से उन्होंने शपथ लिया था, लोगों के साथ में आह्वान किया था कि आप शांति से रहिए, किसी भी भड़कावे में मत आइए। तो वो चाहती हैं कि ये जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है वो पूरी तरह से उनकी तरफ आवे, और उसके साथ में जो उन्होंने जो अपने प्रोग्राम्स जारी किए हैं, प्रो वीमेन प्रोग्राम्स, क्योंकि महिलाओं का ज़बरदस्त जो है, महिलाओं को प्राथमिकता भी देती हैं, और उनके प्रोग्राम्स में जो है महिलाओं की जो प्रोग्राम्स है उसकी वजह से वहाँ महिला वोटर जो है बहुत बढ़ चढ़ के उनके लिए वोटिंग करता है। महिला वोटर की सर आपने बात की, तो आज जो उन्होंने वादा किया है महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक 1,000 रुपये देने का भी ये वादा भी किया है उन्होंने। अगर उनकी केंद्र में जो इंडिया अलायंस के साथ जो गठबंधन है, अगर वो केंद्र में सरकार आती है तो ये भी उन्होंने वादा किया है। देखिए, इसमें आप चाहे ये तृणमूल का शपथ पत्र देख लीजिए या फिर और भी रीजनल पार्टीज का, जो कि बाद में पोस्ट सिलेक्शन में जाहिर सी बात है वो इंडिया अलायंस के साथ में जाएंगे। उन्होंने अपने क्षेत्र को जीतने, अपने राज्य को जीतने के लिए उन्होंने रीजनल प्रोग्राम्स तो दिए ही। बहुत आश्चर्यजनक वाली बात, आश्चर्य इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि उनका एक आउटलुक नेशनल है। उन लोगों ने अपने प्रोग्राम में जो नेशनल प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया है। आप देखेंगे कि जैसे इन्होंने जो स्कॉलरशिप की बात कही है कि जो हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप जो है ओबीसी, एससी, एसटी को जो है ट्रिपल कर दिया जाएगा, जो है यूथ को। तो इसमें मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के यूथ है उनके लिए स्कॉलरशिप ट्रिपल कर दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है यूथ के लिए, क्योंकि इस समय अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, तो इन्होंने यूथ को खुश करने के लिए नेशनल तरीके से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं और जो पिछड़े वर्ग में लोग हैं और जो गरीब तबके से आते हैं, तो उनको खुश करने के लिए इन्होंने यूथ के लिए ये बताया। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो है जो ओल्ड एज पेंशन है, जो 60 ईयर्स के अबव जो है, उसमें भी इजाफा करने की बात कही है, जो 1,000 रुपये तक बढ़ाने की, यानी 12,000 रुपये एनुअली कर दिया वहाँ रीजनल लेवल पे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री के साथ में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कोरोना पीरियड के बाद लोगों को फ्री राशन देने की योजना शुरू की। तो राज्य स्तर पर भी उन्होंने 5 किलो जो है फ्री राशन, जिसमें गेहूं, चावल और जो अनाज देने की बात कही है, विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी रेशन कार्ड होल्डर एवरी मंथ। और इसमें इससे भी बड़ी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी के दरवाजे पे पहुंचाई जाएगी। तो ये बड़ी बात है। इस तरीके से जो गरीबों को खुश करने की बात की है वहां पर। और तीसरी बात आप देखेंगे कि जो मैं मुख्य बातों की बात कर रहा हूं, जो बीपीएल फैमिली है उसको जो है 10 सिलेंडर जो है दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक साल में 12 महीने में 10 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये बड़ी योजना है, क्योंकि अगर बीजेपी खुश होती है अपनी बातों को कह के कि हमने उज्ज्वला योजना देके जो है, ये तो उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा कार्ड है। जी हाँ, उज्ज्वला योजना में हमने 5 करोड़ महिलाओं को जो है तकरीबन जो है वो गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया है, गैस की फैसिलिटी दी है गांव में। तो उसमें काट ये है कि इन्होंने कहा कि साल भर में से 10 महीने हम फ्री सिलेंडर दे देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रो वीमेन
और प्रो पुअर, जी आप कह सकते हैं कि लोगों के घर के साथ में जो है एक तरह से डोमेस्टिक हाउसेज में घुस के जो है उनके वोट को अपनी तरफ खींचने की बात है। जी। तो ये एक बात है। और उसके साथ में आप देखेंगे कि जो डिग्निफाइड हाउसिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल पुअर फैमिलीज इन द कंट्री, ये देखिए यहाँ पर नेशनल आउटलुक की बात है। इन्होंने अपने प्रोग्राम से कहा है कि सेफ, सिक्योर और होम्स टू एवरीवन, जो मतलब डिग्निफाइड हाउसेज विल बी प्रोवाइडेड, डिग्निफाइड हाउसिंग विल बी गारंटीड फॉर ऑल पुअर फैमिलीज इन द कंट्री। तो डिग्निफाइड क्या है कि मतलब जो है सबको जो है पूरे देश व्यापी स्तर पर जो भी गरीबी की रेखा से पक्के मकान सबको हम दिलाएंगे। तो इसमें जो है इनका जो है नेशनल आउटलुक दिखता है, जो कि उनको कॉन्फिडेंस है कि हम जो अगर नेशनल इंडिया ब्लॉक के साथ में आएंगे, केंद्र में हमारी सत्ता आती है, हमारे मैक्सिमम अगर लोकसभा एमपी होंगे तो हमारा दबाव होगा, तो हम इस तरह के प्रोग्राम को लागू करवा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ में एक और बात है, इन्होंने जो किसानों का आपने देखा होगा कि आंदोलन चल रहा था, तो MS स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सभी फार्मर्स के लिए जो है लागू करने की बात कही है। 50% जो एवरेज कास्ट है, जो 50% हायर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बड़ी बात है MSP को लेकर जो इन्होंने बात कही है। ये लगभग सर सभी जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं अधिकतरों ने ये वादा किया है। ये तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने युवा को, महिला को, गरीब को और इस तरह से किसान को, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो न्याय पत्र था उसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में आप थोड़ा सा एडवांस कह सकते हैं हम। जी हाँ, इस तरह से इन्होंने उसको और जो प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड्स में कि हमारी सरकार आती है तो हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कराएंगे। साथ ही में आप देखेंगे ये एक तरह से जो है बीजेपी के उस प्रोग्राम को चैलेंज करता है जिसमें उन्होंने जो है युवा, किसान, नारी और गरीब की जो है इंक्लूड किया था अपने कैटेगरीज को जो है लाभान्वित करने के लिए। देशव्यापी जो उनका चल रहा है उसको भी चैलेंज करने की इस तरह से कोशिश की। एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे मैंने एम्प्लॉयमेंट की बात की था, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो बढ़ा है, लोग रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं हर तरफ जो है, उसी बात पर जो है ऑपोजिशन जो सरकारें हैं, ऑपोजिशन पार्टी जो है केंद्र सरकार को जो है एक तरह से दबाव में लाने की कोशिश करी। उसी से रिलेटेड मुद्दा एक और है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस और LPG सिलेंडर, ये बहुत बड़ी बात है, जो इनके प्राइसेस बढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने कहा है कि प्राइसेज ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड LPG सिलेंडर्स विल बी कॉप्ड एट अफोर्डेबल लेवल्स। बिल्कुल। तो ये कुछ जो बातें मैंने कही कि प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी प्राइस राइज हो रहा है तो सामान उसका जो एक जो स्टेबलाइज करने की बात होगी, तो इस तरह की बात करने का मतलब नेशनल आउटलुक उन्होंने दिया है। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए काम करेंगे। हमने देखा था सर, जो 2014 का चुनाव जब हुआ था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई का रखा था। एक तो कालाधन, दूसरा महंगाई। हम देखते थे सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी प्रदर्शन करा करती थी, वो दौर जो था। उसके बाद अब देखते हैं सर कांग्रेस को महंगाई को लेकर कोई खास प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं देती, विपक्ष खास तौर पर। लेकिन यहाँ पर आज इन्होंने बड़ी बात कही कि जी हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट है यानी महंगाई और जो है बेरोजगारी, दो बड़े मुद्दे हैं जिसपे कहा जाए तो देशव्यापी जो है एक तरह से बहुत बड़ा कोई ऑपोजिशन का फेलियर है, ये मान लिया जाए ऑपोजिशन का फेलियर है कि ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसके अराउंड मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाई। अदरवाइज वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे जो है सरकार को कभी भी घेरा जा सकता है। लेकिन देखा जाए कि संख्या बल कम होने की वजह से लोगों ने पार्लियामेंट को डिरेल किया, मतलब चलने नहीं दिया उसके सेशन को, वो एक अलग बात है। लेकिन देश में जो आम जनता के पास में उस तरह के मुद्दों की जो है कहें कि आप जो धमक जो है नहीं पहुंच पाई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लाभार्थी वर्ग एक पैदा हो गया गांव में, तो उसको जितना मिलना चाहिए था उतना तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल गया। तो इन सब की काट जो है इसमें एक तरह से ममता बनर्जी ने या फिर आप यूँ कहें कि RJD ने भी अपने घोषणा पत्र में जो 24 वचन कहा है, 24 के चुनाव में 24 वचन, तो मोर और लेस इसी तरह से उन्होंने प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन सर आज घोषणा पत्र आ चुका है, बहुत अच्छे वादे, लुभावने वादे ममता बनर्जी ने जरूर किए हैं, लेकिन जो ओपिनियन पोल आया है, अधिकांश ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी की पार्टी को 18 से 19 सीटें दिखा रहा है पश्चिम बंगाल में। पूरे देश भर में जहां वो चुनाव लड़ेंगे, 1-2 राज्यों में और चुनाव लड़ेंगे, उससे ज़्यादा सीटें नहीं दिखा रहा है। तो झटका है ममता बनर्जी के लिए। देखिए, चक्कर ये है कि 2019 का जो चुनाव हुआ और 2014 का चुनाव हुआ, तो 2014 में जो है देखा जाए तो TMC के पास में 34
सीटें थी वो घट के 22 हो गई 2019 में, जी। और बीजेपी के पास में 2 सीट थी जो बढ़ के 18 हो गई। जी। वोट का परसेंटेज भी बढ़ गया। आप देखेंगे कि 2019 में 43%, 44% के आसपास अगर टीएमसी का वोट परसेंट है, जी। तो 40% के आसपास जो है, 40% एग्जैक्टली उसके आसपास जो है बीजेपी का भी वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ा है। जी। तो इस स्थिति से देखा जाए तो 3% के डिफरेंस में 3% का डिफरेंस अगर इजाफा होता तो सिर्फ आप एक मान लें संदेश खाली का मुद्दा हुआ, वहाँ पर जिस मुद्दे को महिला इशू को जो लेकर उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस ने भी साथ दिया। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस भी उस मुद्दे पर जो है महिलाओं के अत्याचार के मुद्दे को लेकर जो है उन्होंने जो है ममता बनर्जी को अटैक किया, जिसमें कि जो अधीर रंजन चौधरी साहब हैं लगातार वो भी पहुंचे। तो इस और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत भी नहीं बैठ पाई कांग्रेस। तो यही एक बड़ा मुद्दा था जी, क्योंकि उसमें जो है ऑपोजिशन की भूमिका अकेले अधीर रंजन चौधरी ने वहां पर निभाई, जिसकी वजह से शायद क्या प्रमुखता से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस वेस्ट बंगाल में नहीं हो पाया। जबकि आप देखे होंगे कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा असम से करते हुए जब आए, तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो ममता जी ने जो है दीदी ने उनके साथ मंच शेयर नहीं किया। ये लगातार राहुल गांधी पर अटैक भी ममता बनर्जी उस दौरान कर रही थी। और सर इसमें एक बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने एक वादा ये भी किया है रोजगार को लेकर कि मनरेगा का जो मानदेय है उसे हम बढ़ाएंगे, और जो 25 साल तक ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उन्हें मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये 2 बड़े हैं रोजगार को लेकर। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपसे ये इसलिए मैंने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस समय। उसके बहुत सारे कारण हैं, ग्लोबल रीजन्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में भारत में हो रहा है, उसके ग्लोबल रीजन्स हैं। 2 फ्रंट पे वॉर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो हो रहे हैं उस पर असर पड़ रहा है, तो ऑयल प्राइसेज बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी पे प्रेशर है। तो ऐसा नहीं कि हम ही लोग इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादातर जगहों छटनी का दौर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में इस तरह का प्रभाव आना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, प्राइस राइज का बढ़ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है जब हम ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। लेकिन राजनीतिक जब लड़ाई होती है तो उसमें इन मुद्दों को उठा के, ये सब इमोशनल इश्यूज हैं। तो यूथ को खुश करने की बात, क्योंकि यूथ जो है हमारे यहाँ बड़ा वोट बैंक है, उसको खुश करना, तो यही एक इमोशनल मुद्दा भी है देखा जाए। और दूसरी बात जो सीए, एनआरसी और वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, तो उसमें जो है दूसरे तरह का इशू हो जाता है। वो जो है जो वोट बैंक है उसको पोलराइज करता है। पोलराइज होता है तो इन मास वोटिंग होगी। जैसा कि आपने देखा कि तेलंगाना में हुआ था, वोट बैंक जो है कांग्रेस के पास में जो है तकरीबन जो मेजॉरिटी ऑफ जो एरियाज थे जहां पर माइनॉरिटी वोट बैंक डोमिनेट करता था, वो इन मास वोटिंग हो गई। तो जाहिर सी बात उनके फेवर में वो मतदान चला गया। तो उसी तरह से वो कोशिश कर रही हैं कि अपने खेमे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी वोट बैंक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, पूरा का पूरा 30% के ऊपर जो खींचा जाए, वो अपनी तरफ खींचा जाए। तो लड़ाई इस तरह। बिल्कुल सर, अब ये देखना होगा कि कांग्रेस कितना डैमेज करती है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को। हालांकि आज जो अधिकांश जो घोषणाएं हैं उनमें ये भी बोला है कि जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो ये तमाम चीज़ें हम लोग लागू करेंगे। अभी भी वो इंडिया अलायंस का अपना हिस्सा है, अभी तो कह सकते हैं इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है, चाहे सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी ना बनी हो, लेकिन इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी हैं, ये कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि वो जो एक तरह से उन्होंने जो है वायदे के रूप में अभी भी अपने को अलग नहीं किया हुआ है। उनकी जो निष्ठा पूरी तरह से नहीं, अगर निष्ठा होती तो वो राहुल गांधी के साथ में जो अब मंच शेयर करती, अधीर रंजन चौधरी को जो है कांग्रेस जो है आधिकारिक रूप से चुप करवा देती। लेकिन एक तरह से उन लोगों ने जो है कैरेट, जो अंग्रेजी में कहावत है कि जो कैरेट एंड स्टिक जो कहते हैं कि उस तरह का गेम खेला उन लोगों ने, और एक तरह से उनसे क्रिटिसाइज भी करवाते रहे, और दूसरी तरफ से शीर्ष नेतृत्व चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी हों, इन लोगों ने ममता के साथ अपनी समीपता भी दिखाने की कोशिश की। तो दोनों चीज़ें एक साथ राजनीति में नहीं चल सकती हैं। इसी वजह से शायद ममता ने अपने को बिल्कुल किनारे कर लिया दीदी ने, और इस बार के चुनाव में वो कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। और आपने देखा उन्होंने अटैक भी किया है एक तरह से राजनीतिक रूप से। और जो सर्वेज की बात आप कर रहे हैं, सर्वेज में जो आ रहा है रिजल्ट, उसमें बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। बीजेपी को का मानना है कि वो 25 सीट अपना करेगी, 22 से वो लोग 25 करेंगे, 18 से 25 करेंगे। तो उसी तरफ से वो लोग बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से अगर ये प्रोजेक्शन सही है तो शायद उस तरफ बढ़ भी रहे हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो जो है बिल्कुल क्लियर कट अपने वोट बैंक को साधने के लिए, बिल्कुल उनको खुश करने की दिशा में दिख रहा है। जी
बिल्कुल, देखिए अब 2 दिन बाद पहले चरण का चुनाव होगा और उससे पहले आज ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो में बहुत लुभावने वादे हैं। अब ये वादे जनता पर, पश्चिम बंगाल की जनता पर कितना असर डालते हैं, कितना ममता बनर्जी को इस मैनिफेस्टो से, इन वादों से फ़ायदा होता है, ये सर 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल इस चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही रोजाना जुड़िए पोल पंच के साथ। हम पॉलिटिकल जो चर्चा है हमारी होती है और लोकसभा चुनाव के दौरान क्या क्या रोजाना हो रहा है, वो तमाम बातें, खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए इंडिया.com।